with a single predictor and extreme x value is simply one that is particularly high or low. अगर जैसा हमने कहा SLR है, SLR में तो प्रेडिक्टर एक ही होगा, तो इसमें एक्सट्रीम क्या होगा, या तो बहुत लो या बहुत हाई। लेकिन जब प्रॉब्लम होता है जब MLR पर आता है, MLR में क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सट्रीम किसे कहेंगे? एक्सट्रीम का मतलब वहाँ पे क्या होगा, लिखा हुआ है मल्टीपल प्रेडिक्टर्स एक्सट्रीम एक्स वैल्यूज में be particularly high or low for one or more predictors, or maybe unusual combinations of predictor values. Example, with two predictors that are positively correlated, an unusual combination of predictor value might be a high value of one predictor paired with a low value of the other predictor. क्या बात बोलिए, कह रहा है सपोज SLR था ना, आप सपोज कर लिए MLR, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 और x2। लेवरेज के ताल्लुक सिर्फ किससे, इंडिपेंडेंट से। जब हम कहेंगे इंडिपेंडेंट एक्सट्रीम हो गया, अब दो में एक्सट्रीम का क्या मतलब है, हम ये देख रहे हैं कि x1 x2 हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, डेटा ये बता रहा है बहुत पॉजिटिव, जैसे इनकम और वेल्थ, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी वेल्थ भी क्या होगी, ज़्यादा, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। लेकिन एक ऐसा मिला हमें डेटा पॉइंट जिसकी इनकम ज़्यादा है, वेल्थ कम। लेकिन बाकी जगहों पे हमें लग रहा है यार जहाँ हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है x1 x2, लेकिन एक जगह पे ऐसा डेटा पॉइंट आता है जहाँ x1 बहुत है और x2 बहुत कम, तो हम कहेंगे ये बड़ा अनयूजुअल भी है, ये बड़ा अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, ये उस एक्सट्रीम बात। ठीक है, ये मल्टीपल के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो 12 जनाब आगे बढ़ते हैं। Note that for our purposes we consider a data point to be an outlier only if it is extreme with respect to the other y values, not the x values। फिर बता रहा है आपको कि देखो भैया, आउटलायर का मतलब सिर्फ वो डेटा पॉइंट है जिनकी y वैल्यूज अलग हो, x से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब बता रहा है a data point is influential if it unduly influences any part of a regression analysis। रेगुलेशन को किसी भी स्टेज के ऊपर अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है तो वो फिर इन्फ्लुएंशियल डेटा पॉइंट है, सच एज अ प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स है। चाहे आपको लग रहा है जब आप प्रेडिक्शन ले रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, द एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट, जब आप वो V1 V2 V3 निकाल रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ, तो किसी भी स्टेज पर अगर कोई डेटा पॉइंट शामिल करके रिजल्ट कुछ और आ रहा है और हटा के रिजल्ट कुछ और आ रहा है, इसका मतलब वो इन्फ्लुएंशियल है। Outliers and high leverage data points have the potential to be influential, but we generally have to investigate further to determine whether or not they are actually influential। ये जुमला बड़ा शानदार है, कहते हैं इनमें है पोटेंशियल, ये इन्फ्लुएंशियल, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आउटलायर है तो ये इन्फ्लुएंशियल है, आप ये नहीं कह सकते कि ये हाई लेवरेज है, नहीं, आपको मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मजीद उससे पता चलेगा। One advantage of the case in which we have only one predictor is that we can look at simple scatter plots in order to identify any outliers and influential data point। वो कह रहा है अगर आपके पास SLR है तो बड़ा आसान हो जाता है, स्कैटर प्लॉट देख के पता लग जाता है, हमने भी तो वही देख के बताया था। लेकिन MLR में स्कैटर प्लॉट बनेगा ऐसा? मैट्रिक्स में बनेगा ना, लेकिन आप यहाँ तो नहीं, मैट्रिक्स में भी एक को एक से दिख रहे हो ना, एक वक्त होते बहुत सारे, लेकिन एक वक्त में तो एक को एक से देख रहे हो, सब तो एक साथ ही देख रहे होते ना। तो बाद उसने बोला कि देखिए ये भी मैंने इसका डेटा दिया हुआ है, इन्फ्लुएंस 1 अभी मैं दिखाया तो आपको, इसमें ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, कोई इसमें आपको लग रहा है आउटलायर? कोई डेटा पॉइंट है जो रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट के जनरल ट्रेंड को फॉलो ना कर? नहीं, सारे लग रहे हैं मुझे जनरल ट्रेंड उसी को फॉलो। कोई ऐसा जिसकी एक्स वैल्यू बहुत एक्सट्रीम? नहीं, तो नाइदर हाई लेवरेज पॉइंट नॉर आउटलायर। ठीक है, नॉर्मल डेटा है आपके पास, ये लिखा हुआ है, यू गॉट इट, ऑल ऑफ द डेटा पॉइंट फॉलो द जनरल ट्रेंड ऑफ रेस्ट ऑफ द डेटा, सो देयर आर नो आउटलायर्स, मतलब वाई डायरेक्शन में, एंड नन ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर एक्सट्रीम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो देयर आर नो हाई लेवरेज पॉइंट। Overall, none of the data points would appear to be influential with respect to the location of the best fitting line। ठीक है, ये बात मुझे आगे हो रहा है। अब ये दूसरा एक सेट ऑफ डेटा है, वो दिखाऊंगा मैं भी, फाइल में 4 है हमारे पास डेटा फाइल्स, इन्फ्लुएंस टू नाम का। यहाँ वो कह रहा है कि भाई कोई लगा है आपको कोई डिफरेंट पॉइंट दिख रहा है, कोई डिफरेंट? जी सर, वो रेड वाला, ये अब हाई लेवरेज है या आउटलायर?
आउटलायर आउटलायर, क्योंकि इसकी x वैल्यू तो बाकी के आसपास है, लेकिन इसका y काफ़ी अलग, जो x पर y आ रहा है उस इसका x उस y से बहुत अलग है, तो ये आउटलायर है। ठीक है, अब उन्होंने देखिए क्या करा, एक बार इसको शामिल करके एनालिसिस करी और एक बार इसे हटा दिया। देखें दो लाइन दिख रही है, एक सॉलिड लाइन दिख रही है और एक डैश लाइन दिख रही है। सॉलिड लाइन है जब आपने इसको मिला के एनालिसिस किया, इस डेटा पॉइंट को आपने मिलाया, और डैश लाइन कब है जब इसको आपने हटाया। क्या दोनों में कोई खास फर्क आ रहा है? नहीं आया था, नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेशन नहीं है, आउटलायर जरूर है लेकिन इन्फ्लुएंशियल नहीं है। ये आपको अभी रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट दे दीजिए। पहला वाला रिजल्ट है 91% आपका आर स्क्वायर आ रहा है, ये आपके पास स्लोप आ रहा है, ये आपके पास 5.037 और ये सिग्निफिकेंट है, ये इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब जब आपने इस रेड पॉइंट को एक्सक्लूड किया और फिर एनालिसिस करी तो इक्वेशन ये आई, रिजल्ट अभी भी स्लोप सिग्निफिकेंट है और आर स्क्वायर आपका 97% आ गया। ठीक है, बढ़ जाता, देखिए थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या वो फर्क पहले भी मॉडल आपका ओवरऑल जो था वो अच्छा था, अभी मॉडल आपका ओवरऑल भी अच्छा है। ठीक, पहले भी जो आपका वेरिएबल था ये सिग्निफिकेंट था, ये सिग्निफिकेंट है, तो आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क वेरिएबल नहीं है। ये लिखिए कुछ बातें, there are certainly some minor side effects of including the red lake point, but none too serious। ठीक है, आर स्क्वायर वैल्यू हैज डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, यानी जब कब डिक्रीज हुई है, जब आपने हटाया, जब इसका शामिल टू जब हटाया तो बढ़ गया। The standard error of B1, which is used in calculating our confidence interval for beta, is larger when the red data point is included। कब भाई? ये देखिए कि आपके पास इसका स्टैंडर्ड एरर है 0.2, ये कब है? जब शामिल किया, और ये कब है? जब हटाया। देखिए जब शामिल किया तो ज़्यादा है, जी शामिल किया तो कम है, जब हटाया तो बल्कि 0.3। हमें बोल सही रहता वो, ये जब है जब शामिल किया है, और जब शामिल किया है तो ज़्यादा है, और जब हटा दिया तो क्या हो गया? कम। वो ये सारी बातें देख देख के लिखी नहीं होंगी यहाँ। ठीक है, बाकी उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही जगह पर आपका जो एक्स वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो इन शॉर्ट द प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्सेज, एस्टिमेटेड स्लोप कोएफिशिएंट एंड हाइपोथेसिस टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इंक्लूजन ऑफ द रेड डेटा पॉइंट। तो आपने शामिल किया, हटाया, तो खास किस्म का फर्क नहीं मिला आपको। अब पहले इस डेटा को भी देखिए, स्कैटर प्लॉट। इसमें अगेन ये डेटा पॉइंट आपको क्या लग रहा है? दोनों आउटलायर भी और ये एवरेज जनरल पैटर्न को तो फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लाइन बनाएंगे तो ये उस लाइन के करीब ही होगा, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी एक्स वैल्यू जो है वो बहुत क्या है? डिफरेंट। तो ये आउटलायर है। अब मेरा सवाल है, क्या आउटलायर हाई लेवरेज होगा है? हाई लेवरेज होगा ना? हाई लेवरेज तो है, लेकिन जो ट्रेंड आपके पास आया वो यहाँ तक का है, यहाँ तक का है, पीछे तरफ यहाँ तक का। क्योंकि ये बात रेगुलेशन परफॉर्म करते वक्त आपको बताई थी कि रेगुलेशन के लिए जहाँ तक का डेटा आपको दिया जाए बस वहीं, उससे आगे की आप बात, उससे आगे का बिहेवियर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सर तो ये हाई लेवरेज आउटलायर बोल, बिल्कुल हाई लेवरेज भी और आउटलायर। सर हाई लेवरेज आउटलायर इन्फ्लुएंशियल में आते हैं क्या? आ भी सकता है, नहीं कि जरूरी नहीं है, हो सकता है ये डेटा पॉइंट क्योंकि दोनों है, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं ना, हो सकता है ना। मतलब कोई ये नहीं कह सकते हम, कोई ऐसी आज तक ऐसी बात नहीं है कि जितने हाई लेवरेज आउटलायर आए वो सारे इन्फ्लुएंशियल, ऐसा आज तक रिपोर्ट नहीं। कुछ इन्फ्लुएंशियल आए, कुछ इन्फ्लुएंशियल नहीं है, यानी कुछ ने रेगुलेशन एनालिसिस को बैडली अफेक्ट किया है, कुछ ने नहीं किया। तो ये आपके पास डेटा पॉइंट आउटलायर भी है, और ये आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि हाई लेवरेज भी है। ठीक है भाई, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खास फर्क तो यहाँ पे भी नहीं पड़ा। ठीक है, ये लिख दिया। अब इस वाले डेटा पॉइंट को देखिए, ये क्या है? ये लेवरेज पॉइंट है। अच्छा, ये लेवरेज भी और आउटलायर भी। लेवरेज तो साफ दिख रहा है कि है जी सर। साथ में क्या है हमारे पास? आउटलायर क्यों है आउटलायर सर? भी, क्योंकि पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रहा है। जो पैटर्न आ रहा है, डेटा का जो ट्रेंड आ रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो ये वो वाला तो शायद इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं कि ये हाई लेवरेज भी और आउटलायर भी। ठीक है, चौथा केस जो है इसमें इसकी देखिए इक्वेशन
लेकिन आप इसको देख के ये सोचें कि सर देखें हो गया ना, हो सकता है अगली बार कोई और ऐसा डेटा पॉइंट मिले जो हाई लेवरेज भी और आउटलायर भी, लेकिन उसकी भी रिग्रेशन इक्वेशन कंपेरिजन से भी पॉसिबल है। तो जहन के अंदर ये मत बनाइए कि जनाब कोई जो है वो 100% वाली बात नहीं हो रही। हमेशा चांस होगा कि वो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, और ये भी चांस होगा कि इन्फ्लुएंशियल ना हो। ठीक है भाई, यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ रेगुलेशन लाइन बहुत डिफरेंट है। जब आप शामिल कर रहे हैं तो ये वाली है, और जब शामिल नहीं कर रहे हैं तो ये वाली। ठीक है, शामिल कर रहे हैं तो ये कौन सी है? आप जरा थोड़ा सा मेरा सेंटेंस सुनिएगा। जब आपने हटाया तो ये थी, जब इस पॉइंट को आपने बाहर किया तो ये थी, लेकिन जब इस पॉइंट को आप शामिल कर रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है ये पॉइंट एक मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, और इसने रेगुलेशन लाइन को अपनी तरफ रोटेट करवाया, तो अफेक्ट कर दिया ना इसे। मतलब अब ये यहाँ जो मैं कह रहा था ना बार बार अफेक्ट करे, उसका मतलब ये कि क्या इसको इंक्लूड करने से क्या ये एक मैग्नेट बन जाए, क्या ये रेगुलेशन लाइन की डायरेक्शन को बदल देगा? अगर तो रेगुलेशन लाइन की डायरेक्शन ही बदल रहा है तो इन्फ्लुएंशियल हो गया ना। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि रेगुलेशन लाइन कहाँ जा रही थी, और जैसे ही हमने इसको शामिल किया इसने रेगुलेशन लाइन की सिम्ट क्या कर दी है? पूरी चीज़। मैं अगर आपसे कहूँ पीटीआई विद इमरान खान है, पीटीआई विदाउट इमरान खान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, चीज़ें बदल जाएंगी ना। तो वहाँ पर आप इमरान खान को अगर आप बाकी पीटीआई की मेंबर से मिलाएं तो इमरान खान ऑब्वियसली आपको जो है तो बिल्कुल बाकी लोगों से बहुत अलग दिखेगा, और वहाँ वो इन्फ्लुएंशियल भी रहता है। इन्फ्लुएंस का पब्लिक के ऊपर पीटीआई का इन्फ्लुएंस है, पीटीआई के इमरान खान, पब्लिक के ऊपर पीटीआई का इन्फ्लुएंस है इमरान खान ना, बहुत फर्क है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा ये अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन फर्क जरूर है बार। तो यहाँ देखिए वो साफ कह रहा है कि भाई सब्सटेंशियली डिफरेंट लाइन, सॉलिड लाइन जो वो है जब हमने इस डेटा पॉइंट को इंक्लूड किया है, और जब नहीं किया तो फिर दोबारा ये इंक्लूड किया है तो ये रेगुलेशन 55% है आर स्क्वायर कोफिशिएंट ये आ रहा है, और इक्वेशन 8.50 प्लस 3.320 आ रही है। और जब हटाया तो पहले आर स्क्वायर देखिए क्या होता है 97.32%। मतलब ये मार्जिनल इंक्रीज नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, 55 से 97% पे गया। तो आपने देखा आपका मॉडल जो है, अगर आप वो जो बच्चे इकोनोमेट्रिक्स वाले बैठे हुए हैं तो आर स्क्वायर की पूजा करते हैं बेसिकली, बड़ी वो कहते हैं आर स्क्वायर बस हाई होना चाहिए, हो गया आर स्क्वायर हाई। क्या करा आपने? सिर्फ क्या किया, आपने एक डेटा पॉइंट को डिलीट किया बस, और आर स्क्वायर आपका 55 से क्या चला गया। यही तो टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स होती है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने फला जगह अपना पेपर पब्लिश करना है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट है अभी आर स्क्वायर 90% से कम आएगा, हम नहीं करेंगे, आपने सिर्फ एक डेटा पॉइंट आगे, लेकिन क्या वो वाकई में जेन्युइन मॉडल है, वो एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल। तो आपके पास 2 नंबर तरीके भी होते हैं आर स्क्वायर को बढ़ाने के। जरूरी कि आर स्क्वायर तभी बढ़े जब आप कोई जेन्युइन तरीका इस्तेमाल करें, 2 नंबर तरीके से भी आपका आर स्क्वायर बढ़ सकता है 55 से 97%। मुझे याद आ रहा है ऐसे ही जब हमारे एक दोस्त थे, शायद मैंने कभी बताया, और एमफिल का थीसिस था उनका, क्योंकि उनकी थीसिस में मैंने बहुत मदद करी थी उनकी, उनको आर लैंग्वेज नहीं आती थी, तो डेटा एनालिसिस जो आर पे था वो सारा मैंने ही किया था। तो जब वो अभी आपको पता नहीं पता, थीसिस जो होता है आपका यहाँ तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कांटेस्ट में बहुत मुश्किल तरीका है, आपको एमफिल या पीएचडी की डिग्री बहुत मुश्किल तरीका है। तो वहाँ आपका थीसिस जो है सबसे पहले उसमें आप जो है प्लेजरिज्म टेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रही है कहीं, तो प्लेजरिज्म कांटेस्ट 17% अलाउ है, 17% तक अगर प्लेजरिज्म है तो ठीक है। प्लेजरिज्म मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कहीं और मौजूद थी, अब जाहिर सी बात है इज़ आर ये तो आप लिखेंगे ना, तो कहीं और भी लिखा हुआ है, ये पूरी वेब में कहीं भी इज़ आर है तो वो प्लेजरिज्म में काउंट होगा, वो तो लिखेंगे आप, इसलिए वो 17-18% दिया हुआ है कुछ। उनका प्लेजरिज्म जब पहली बार उन्होंने टर्निटिन पे डाला, टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेजरिज्म चेक करता है, 50 या 43% ऐसे
उसके वो बेचारा हैवी, कुछ लोग होते हैं ना बड़े बावला तो नहीं कहूँगा, भोला टाइप का, मतलब फ़ौरन से परेशान हो जाना, फ़ौरन फट करके उसका फ़ोन आया मेरे पास, यार ये तो इतना ज़्यादा आ गया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई तो मैं कुछ करा होगा वहाँ मसला, झाँपी होंगी तुमने चीज़ें, जो मैंने नहीं कॉपी पेस्ट इतना थोड़ी किया, मैंने थोड़ा सा किया और इतना थोड़ी आ जाएगा, तो आधा तुम्हारा आ गया प्लेजिंग, आधा 50% का सब आधा आ गया। तो फिर बहरल मेरे भी इतना समझ में नहीं आया ज़्यादा। फिर जो उसकी सुपरवाइजर थी उन्होंने वो मुझसे राब्ते में भी नहीं, वो पता था मैं काम कर रहा हूँ इसका, तो मैं बोला कि ऐसा नहीं, हम टेबल डाल रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे टेबल डाले, मैंने कहा नहीं टेबल तो नहीं उठाता है कभी प्लेजरिज्म में आर की, कहीं नहीं हो सकता है उठा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, बोला एक काम करो टेबल हटाओ और फिर प्लेजरिज्म निकाला, हमने टेबल हटाया, प्लेजरिज्म निकाला, पर हमें 7-8% आया, 7-8%। अब लेकिन टेबल भी दिखाने थे तो हमने करा ये एक टेबल डाला, बाकी सब अपेंडिक्स में डाला, ताकि लेकिन अपेंडिक्स में देखते ही नहीं जाते, देख मतलब ये उसे बताया है वहाँ चेकिंग ही नहीं की, अपेंडिक्स में आप जो लिख जाएगा बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर, हमने बाकी टेबल उठा के सारे का डाल दिए, पता नहीं चलो काम हो जाता है, तरीके मालूम होते हैं। लेकिन वो तरीके कब लगते हैं जब आपको तजुर्बा हो, जब आपको एक्सपीरियंस, या फिर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठे जिसको तजुर्बा, तो मुझे भी इतना नहीं था, उसे भी नहीं था, लेकिन जो सुपरवाइजर थी उसकी जाहिर सी बात है वो कई मरतबा इन चीज़ों से गुजर चुकी है, तो उन्होंने देखा यार शक हुआ कोई ये हो सकता है, ये भी नहीं होता, टेबल डालने से भी नहीं होता तो फिर वो कुछ और बता दे, लेकिन बात यही बन गई तो शायद हम आगे हमें सीखने को मिला नहीं था। ठीक, तो बार आप देख रहे हैं कि यहाँ R² बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा बदल में है, आपका जो ये है आपका टी टेस्ट है स्लोप का, वो बारह उसके ऊपर तो खास करके पड़ा, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो द अबव एग्जाम्पल आपको क्या बता रही हूँ कि कहीं कोई लेवरेज पॉइंट है, कहीं कोई जो है वो आउटलायर है, कहीं कोई लेवरेज भी है और आउटलायर भी है, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं अगर आपने देखा हो तो स्कैटर प्लॉट से आप कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी रही, ये तो मैंने जो बनाए जानबूझ के वो लिए जिनमें वाज़ा तौर पर डिफरेंस आ रहा है, वाज़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट वाज़ा फ़र्क है, यही पॉइंट यहाँ नहीं होता, ये पॉइंट सोचिए यहाँ कहीं होता। अब आप बाय इंस्पेक्शन आपके लिए फैसला करना लगा मुश्किल, ऐसी सूरत में फिर आप क्या चाहेंगे, कोई टेस्ट हो, कोई कॉन्क्रीट टेस्ट, बजाय में इंस्पेक्ट करने के, इंस्पेक्शन से एक आइडिया तो मिल जाएगा आपको, शक तो हो जाएगा आपको, लेकिन आप चाहते हैं शक आपका यकीन में बदले, तो उसके लिए अगर आप किसी फॉर्मल टेस्ट की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे मेजर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे टेस्टिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए जो हमें बता सके कि फला पॉइंट इन्फ्लुएंशियल है या नहीं, फला पॉइंट हाई लेवरेज है या नहीं, फला पॉइंट आउटलायर है या नहीं। तो अब ज़रा देखिएगा, यूजिंग लेवरेजेस टू हेल्प आइडेंटिफाई एक्सट्रीम एक्स वैल्यूज, ठीक है, वो कह रहा है भाई आपने लेवरेजेस को इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए कि कौन कौन सी एक्स वैल्यूज जो हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अच्छा अभी हम सॉफ्टवेयर देखेंगे तो वो तो बता ही देगा, तो बताएगा कि कैसे आप पहचानेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैथ से जरा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, हटा दी। मैं काम की बात यहाँ पर आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ, काम की जो चीज़ें हैं ना वो आपको बताऊँ। इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट लेवरेजेस। लेवरेज जो है क्वांटिटी को कहा जाता है, एंड हाउ दे कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई एक्सट्रीम एक्स वैल्यूज। We need to be able to identify extreme x values because in certain situations they may highly influence the estimated regression function. अब leverage किसे कहा जाता है? You might recall from our previous study of the matrix. पार्ट हमने पार्ट किया नहीं था, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि कभी कभी जो आपका रेग्रेशन मॉडल है, अगर आप जो लिखते हैं अपने रेग्रेशन मॉडल, या आपका रेग्रेशन मॉडल है y = लेट्स से आप कहते हैं यहाँ पर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2
x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस so on प्लस एप्सिलॉन i। तो इस बात को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप बीटा का एक मैट्रिक्स बना लें जिसमें बीटा नॉट बीटा 1 सारे आ रहे बीटा ए तक जहाँ तक भी। सिमिलरली एक वेरिएबल का मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा x1 x2, एक एरर का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा एप्सिलॉन 1, ऐसे करते करते तो क्या है इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल्स टू बीटा x प्लस एप्सिलॉन। ये मैट्रिक्स है, ये b और x। ये जो लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़कर आते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जब मल्टीपल रिग्रेशन होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए काम करना। 12 तो कह रहा है आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ये एक हैश मैट्रिक्स बनाया जाता है। ये हैश मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हैं? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 x2 x3 x4। तो जो 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 x2 x3 x4 फिर इनका आप ट्रांसपोज देते हैं, जैसे आप x प्राइम में वो क्या हो जाएगा, वो रॉस को बदल देंगे किससे, कॉलम्स। तो अब आप क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को इवेलुएट करें कि पहले ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएं किससे, आप ओरिजिनल से, और फिर इनके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करें फिर ओरिजिनल से और माइनस करें इन्हें ट्रांसपोज, इससे माइनस करें तो आपके पास एक हैश मैट्रिक्स आ जाएगा। उस हैश मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्चुअल वाई से तो आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज आना शुरू होगी। वाई के बराबर हो गया एच वाई के। याद रखिए कि अभी थोड़ी मुश्किल बातें हो रही, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो बहुत चीज़ आती है, क्योंकि सारा काम सॉफ्टवेयर खुद करते हैं, हमें नहीं करना। हम ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हमें कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर 10 वेरिएबल हुए तो हम तो फिर कैसे कराएंगे। मेरे 10x10 ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना आसान काम थोड़ी होगा फिर हमारे। Do you see why extension call the n by n matrix H the het matrix or the hash matrix? That's right, because it's a matrix that puts the het on the observed response vector y to get the predicted response vector y cap. And why do we care about the het matrix? Because it contains the leverages that help us identify extreme x values. If we actually perform the matrix multiplication on the right side of this equation, अब ये हमें पता है और ये हमें पता लग जाएगा, और ये तो हमें पता ही है, एक्चुअल वाई तो पता होते हैं ना, टेबल में दिए होते हैं वो एक्चुअल वाई होते हैं। मल्टीप्लाई करें तो आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो एच मैट्रिक्स है, जैसा आपने कहा ये n बाय n है, इसका है n बाय n का मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ये रॉज होंगी n तक और ये कॉलम होंगे n तक, यहाँ सब मेंबर्स होंगे, ये एच मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप y से, y1 y2 कहाँ तक yn तक। तो पहली रो मल्टीप्लाई कराएंगे आप इससे पहले कॉलम्स। तो यहाँ जो पहला मेंबर होगा वो कहलाएगा h11, दूसरा होगा h12, तीसरा h13 और आखिरी क्या होगा h12। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे क्या आ जाएगा, पहला जवाब पता है h11 और y1 प्लस आती है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, h12 y2 प्लस h13 y, और ये जो h है इसको फिर इसके जब मेंबर्स पढ़ते हैं, h को कैपिटल इसके मेंबर्स को स्मॉल h के या स्मॉल h के चल जाते हैं मेंबर्स आएंगे, और कैपिटल के लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y3 प्लस ऑन h1n y, ये आपके पास पहला मेंबर आएगा, पहला जिसे हम y1 क्या कह सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आपने पहली इक्वेशन देखी तो क्या है, y क्या मिलेगा टू h1, ये h चल रहा है और ये y चल रहा है, तो उधर क्या मिलेगा, y के पहली रो को कर रहा है तो पहला नंबर मिलेगा। अब दूसरी रो कर रहे हैं आप, दूसरा मिल जाएगा, वो कैसे होगा h21 y1 प्लस h22 y2 एंड सो ऑन। इस तरह सारे y कैप्स आपको मिलने शुरू हो सकते हैं, हैश हैट मैट्रिक्स के जरिए आपको मिलेंगे। तो ये देखिए लिखी हुई आपके पास ये इक्वेशन आपने स्टार्ट की हो, h11 y1 प्लस h12 y2 आ गई इक्वेशन, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह की सारी इक्वेशन आपके पास। तो ये सारी आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं वो आना शुरू हो जाएगी।
अब वो कह रहा है यहाँ ये जो हेड मैट्रिक्स में जो एच आई आई आ क्या आ रहा है, एच आई आई का क्या मतलब है, ये डायगोनल वाली वैल्यूज, कौन सी वाली वैल्यूज, डायगोनल, यानी h11 या h22 या h33 या h44 या h, ये कौन सी वैल्यूज होंगी, ये तो नहीं है ना ये वैल्यू। और यहाँ देखें दोनों सबस्क्रिप्ट अलग अलग हैं, दोनों सबस्क्रिप्ट, तो जब सबस्क्रिप्ट रिपीट कहाँ होगा, जब आप किसकी बात करेंगे, डायगोनल, जो डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे ना हेड मैट्रिक्स के, इनको लेवरेजेस कहा है, h11 लेवरेज है, h22 लेवरेज है, h33 लेवरेज है, तो ये h1i जो है ये क्या कहलाएंगे, लेवरेज कहलाएंगे। ये क्या करते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन देम, they quantifies the influence that the observed response yi has on its predicted value yi cap, that is if hii is small then the observed response yi plays only a small role in the value of the predicted response yi cap। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे बात समझ में ना आए, सारी कैलकुलेशन करनी होगी। नहीं मैं बता रही हूँ आपके लिए, मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखिए हेड मैट्रिक्स जो है वो ऑब्जर्व्ड वाई से, ओरिजिनल वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट दी प्रेडिक्टेड वाई, ठीक है। अब वो कह रहा है लेवरेज क्या हो, लेवरेजेस क्या होते हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं जो हेल्प करते हैं ओरिजिनल वाई से प्रेडिक्टेड वाई तक जाना। अब अगर इन लेवरेज की वैल्यू कम है, क्या है, कम है, इसका मतलब है वो वाला जो लेवरेज हैगा उसका y ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है प्रेडिक्शन के लिए, लेकिन जिनके लेवरेजेस हाई हैं, जिनके लेवरेजेस क्या है, हाई हैं, इसका मतलब क्या है कि वो वाले डेटा पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं प्रेडिक्शन के लिए, यानी ज़्यादा किरदार है उनका प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉल एच आई क्या होते हैं और लार्ज एच आई क्या होते हैं, तो यहाँ लिखा है उसने इट्स फॉर दिस रीजन दैट द एच आई आई आर कॉल्ड द लेवरेजेस, कि कितनी लेवरेज आप दे रहे हैं वाई के जरिए वाई कैप को प्रेडिक्ट करके, कितनी लेवरेज आप दे रहे हैं। तो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लेवरेजेस, ये शायद पेपर में मैं आपसे पूछ लूँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लेवरेजेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। The leverage HII is a measure of the distance between the x value for the ith data point and the mean of the x values for all n data points। क्या सर? क्या समझा आपने? सर x माइनस x भाई ये कितने आपके पास, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपके बहुत सारे ना, लेट्स से मुझे शक हुआ है 71 पॉइंट, इसकी मुझे लेवरेज निकालनी, इसकी मुझे लेवरेज निकालनी, तो इसकी लेवरेज क्या होगी, इसका कोई तो x होगा ना, उस x में से मैं माइनस करूंगा सबके x के मीन, सर इसको हटा के बाकी नहीं इसको मिला दें, ठीक, आप हटा के नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल सब ठीक, सारे ठीक है। सर हटा के करेंगे तो बताते हैं। लेकिन अभी आपने ये वाला तरीका बताया ना कि ये जितने भी वो वाले होते हैं H11 और H12 H22, हाँ ये सारे लेवरेजेस के लिए, तो सर ये भी तरीका है लेवरेज कैलकुलेट करने का, लेवरेज कैलकुलेट में ये भी एक तरीका, मतलब एक x माइनस x बार है और एक आप वो हेड मैट्रिक्स निकालना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किल था, बड़ा मुश्किल होता है। तो सर इसमें सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर तो सबका हो जाएगा, जैसे भी एक वैल्यू करेंगे ऐसे एक वैल्यू आएगी, सारी नहीं आ सकती, अलग अलग आएगी, ठीक। अच्छा मैं ये बताता हूँ आपको, वो जो इनकी वाली बात जो है ना वो बात भी अच्छी है कि आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, फिलहाल अभी नहीं हटाएंगे। डेलिब्रेट HII इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है R², 0 1 हो सकता है और इसके दरमियान, तो ये भी 0 और कहाँ होंगे, जितना HII 0 के करीब होगा उतना आप कह लें कि प्रेडिक्शन में ऑब्जर्व वैल्यू का रोल कम होगा, और जितना HII 1 के करीब होगा उतना प्रेडिक्शन में ऑब्जर्व वैल्यू का रोल ज़्यादा होगा।
अब देखिए एक और बात के बता रहे हैं, ज़्यादा अच्छी बात है, द सम ऑफ द HII इक्वल्स P। क्या लिख रहा है? जितने भी HII हैं इन सब का जो सम होगा, सम ऑफ HII और I क्या होगा 1 to n, किसके बराबर होगा भैया? P के। P क्या होता है कुछ याद है? पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरा नेचुरल। तो अगर मैं अभी आगे भी आएगा तो बता, अभी आगे आएगा, ठीक। द फर्स्ट बुलेट इंडिकेट्स दैट द लेवरेज HII quantifies how far away the ith x value is from the rest of the x values. If the ith x value is far away, the leverage HII will be large and otherwise not. जब HII की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब है वो वाला जो x हैगा वो बाकी x से बहुत दूर है, और अगर जो है वो HII स्मॉल मिल रहा है, इसका मतलब वो वाला x जो है वो बाकी x से दूर नहीं है, करीब है। ये सारी बातें भी एक जैसी हो जाएंगी, सारी बातें। वो कह रहा है कि भाई देखिए ये वाला हमने दोबारा से इस एग्जाम्पल पर आ जाए, पहले बताइए रेड वाला डेटा पॉइंट कैसा डेटा पॉइंट जी, कैसा डेटा पॉइंट? आउटलायर, लेवरेज तो नहीं, ठीक है। This time focusing only on whether any of the data points have high leverage on their predicted response, that is, are any of the leverages HII unusually high? What does your intuition tell you? Do any of the x values appear to be unusually far away from the bulk of the rest of the x values? क्या आपने क्या कहा नहीं कि x के लिहाज से तो ये बहुत unusual point नहीं, ये यूजुअल पॉइंट x के लिहाज से। अब वही वाली बात है, इसका जो x क्यों, इसका जो x है ये लेट्स से x है इसका 4.1। अब इसके अलावा जो बाकी डेटा पॉइंट है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये, अगर इसका उनसे डिफरेंस लूँ, इसका उनसे मैं क्या लूँ डिफरेंस लूँ, तो डिफरेंस बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इसका मतलब है इस पॉइंट के लिए अगर रेड वाले पॉइंट का नंबर 5 है, कौन सा नंबर है इसका, तो H55 जो है वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वो छोटा ही नंबर आएगा। इसका मतलब है फिर लेवरेज पॉइंट नहीं होगा। ये देखिए उसमें कोई लेवरेजेस कैलकुलेट करें नंबर लाइन के ऊपर, ये लेवरेजेस सारे कहाँ से आए, हेड मैट्रिक्स से। हेड मैट्रिक्स में सिर्फ ये वाले लेवरेज नहीं होंगे, सब पड़े होंगे, लेकिन जो उसका डायगोनल होगा वो बताएगा लेवरेज, जो ऑफ डायगोनल होगी वो लेवरेज नहीं होगा, डायगोनल में आएंगे वो लेवरेज। तो इसने बताया देखो पहला जो है 1 जी मैंने ये कहा था ना, एक हेड मैट्रिक्स आप बनाएंगे ना, वो n बाय किसका होगा, n का। इसका पहला नंबर क्या होगा H11, दूसरा क्या होगा H1, तो तीसरा क्या होगा H13 एंड सो ऑन, कहाँ तक H1n, फिर क्या होगा H21 H22 H23, और ये क्या होगा H2 एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये लेवरेज है। क्योंकि जब आप जनरली कह रहे हैं ना HII, तो HII कहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा या ये तो नहीं ना HII, इसमें तो देखो I1 है लेकिन दूसरा I तो 1 नहीं है, ठीक है। तो लेवरेजेस नहीं, लेवरेज कहाँ मिलेंगे आपको, हेड मैट्रिक्स के डायगोनल में मिलेंगे। 3 ऑफ द डेटा पॉइंट, इसमें आपको कितने डेटा पॉइंट दिखाए गए, 3, पहला 11वां और 20वां। पहला पॉइंट दिखाया 11वां दिखाया, और ये पहले पॉइंट का लेवरेज कितना है, 0.1। ये दूसरे पॉइंट का लेवरेज है कितना है, फिर भी नहीं याद रहेगा। तो पहले पे जो हेड मैट्रिक्स होगा ना, हेड मैट्रिक्स, उसके पहले पे क्या पड़ा हुआ 0.176। ये 11वीं रॉ है, कौन सी रॉ है, दूसरी तीसरी 11वीं रॉ जो होगी उसमें यहाँ पड़ा हुआ कहीं H11, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लिएगा, 11 खिलाएगा, 11, वो क्या होगा 0.04, और फिर उसी में 20 में पे 2020 पे क्या पड़ा होगा 0.1। तो अगर हेड मैट्रिक्स है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे आपके पास है। तो कह रहे थे ये नंबर लाइन है भाई, ये नंबर लाइन, ये डेटा पॉइंट्स के नंबर क्या है। तो देखो पहला डेटा पॉइंट जो है यहाँ पर, उसका लेवरेज ये आ रहा है, 11वें डेटा पॉइंट का लेवरेज क्या आ रहा है, ये आ रहा है,
और 20 में डेटा पॉइंट का लेवरेज आपके पास ये ऊपर से दिखा रहा है इसको वाई की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, सैंपल मीन कितना आ रहा है 4.751 आ रहा है। 3 ऑफ द डेटा पॉइंट द स्मॉलेस्ट एक्स वैल्यू एंड एक्स वैल्यू नियर द मीन एंड द लार्जेस्ट एक्स वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि एक, अच्छा बाद में वो डेटा नहीं दिखाया आपको इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जब डेटा देखेंगे तो कौन सा टेबल साइड, कौन सा सेकंड में देखेंगे, पड़ेगी हमारे पास, ताकि आपको बात समझ में नहीं आए। सर जी सेकंड ये रहा हमारे पास। सर इसके अंदर जो HII की वैल्यूज आ रही हैं ये 0 से क्लोज आ रही हैं। हाँ, 0 से क्लोज आके इसका मतलब ये लेवरेज है, और मतलब जो है इसका रोल कहाँ है? हाई लेवरेज जी, इसका रोल कम है प्रेडिक्शन के। सर ये इन्फ्लुएंशियल नहीं है, लेवरेज है लेकिन इन्फ्लुएंशियल नहीं है। बिल्कुल। अभी आप देखिएगा यहाँ पर उसने क्या बोली थी, यहाँ पे बात हमसे ये क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट एक्स वैल्यू नियर द मीन, और तो 11वां नहीं, पहला 11वां और 20वां। अब पहला पॉइंट जरा जाके देखते हैं हम डेटा के अंदर, ओरिजिनल डेटा में पहला पॉइंट क्या है 0 पॉइंट, पहले पॉइंट का एक्स क्या है 0.1, 11वें का क्या है 5.28 और 20वें का क्या है 9.1। तो अब जब आप इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज क्या आया था पूरे का 4 पॉइंट समथिंग, तो कह रहा है 11वां अपने मीन के करीब है, पहले का एक्स मिनिमम के करीब है, और इसका एक्स किसके करीब है मैक्सिमम। ये जुमला वहाँ लिखा था जो मैंने मुझे इससे पता क्या चल रहा है? जी इससे पता क्या चल रहा है? नहीं, वो तो हमें बताया कि इन्होंने जो 3 डेटा पॉइंट आपको दिखाए, इन्होंने बोला कि हम दिखाते हैं चलें ऐसे डेटा पॉइंट को कि जिसमें से एक जो है वो स्मॉलेस्ट के करीब हो, एक दरमियान में और एक, भाई यही आप सोचते हैं ना बुनियादी तौर पे कि एक स्मॉलेस्ट ले लो, एक दरमियान का ले लो, अगर वो आ गए तो बाकी सारे भी बीच में आए जाएंगे। बाकी सारे भी कहीं ना कहीं आएंगे ना आपके पास। वो यही आपको दिखाना चाह रहा है कि भाई पहले पॉइंट का जिसका एक्स स्मॉलेस्ट है उसका लेवरेज क्या है 0.176 आया, ठीक है भाई। अच्छा, as you can see the two x values farthest away from the mean have the largest leverages 0.176 and 0.163। क्या कह रहा है, ये सबसे मिनिमम का लेवरेज है और ये सबसे मैक्सिमम 20वां पॉइंट है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों लेवरेजेस का 0.163 0.176, इनका लेवरेज तो क्या है 0.048, तो ये लेवरेज बहुत क्या है हमारे पास कम है। मिनी टैब आपको देगा ही, हमारा भी गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे देगा, ये मतलब लिखा हुआ है ऐसे 0.176, फिर 0.176 297 ये यहाँ तक का है, ये पहला लेवरेज है। हमने इसको यहाँ पे सिर्फ 0.176 तक दिखाया है, ठीक है। ये पूरा आगे भी चल रहा है। अगला लेवरेज क्या है 0.1574, ठीक है। अगला क्या है 0.127 जरा गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितने डेटा पॉइंट्स हैं हमारे, कितने डेटा पॉइंट्स हैं 21। तो लेवरेज भी कितने आएंगे 21। मैट्रिक्स कितने का बनेगा 21/20 का, सॉरी 21/21 का। तो एच मैट्रिक्स बनेगा, एच मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का होगा 21/21, लेकिन उसमें से ये जो लेवरेज हमें दिखाई ये वाली हम हमेशा डायगोनल वाली सिर्फ डायगोनल, बाकी देखने वही डायगोनल वाली दिखा रहा है आप, बाकी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायगोनल वाला वेरिएबल का बताता है, 1 वेरिएबल का 2 का 3 का, देखो ना ये जो बाकी ये कोवेरिएंस के बारे में बताता है। ये जो पोजीशन है ये आपको बता, यहाँ समझिए पहला वेरिएबल चल रहा है, ये पहला ऑब्जर्वेशन चल रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन पहला है ना ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ आएंगे तो सेकंड ऑब्जर्वेशन होगा, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे भाई ये है तो यहाँ रो में ऑब्जर्वेशन 1 है और कॉलम में ऑब्जर्वेशन 2 है, तो इस पर आप फंस जाए। आपको एक ही ऑब्जर्वेशन अगर देखना है तो आप इसको डायगोनल में देखकर जा रहे थे। 12 तो जी, तो ये आपके पास वो हेड मैट्रिक्स जो बनेगा जिसके अंदर 21/21 मेंबर्स होंगे। 21/21 मेंबर्स का मतलब पता है 441, कितने मेंबर्स होंगे 441, 441, लेकिन उनमें से हमने कौन से उठाए सिर्फ डायगोनल वाले जो 11 है, वो 11 यहाँ है।
अगर आप गौर करें तो ये सारे ही 0 पॉइंट यानी 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन एक मजीद गौर करें तो सब 0 के ज़्यादा करीब है, 1 के इतने करीब नहीं। किसके ज़्यादा करीब है? अगर लेवरेजेस 0 के करीब हो, इसका मतलब है वो डेटा पॉइंट हाई लेवरेज नहीं है। अगर फर्ज कर लें ये वाला जो है, ये 0.1634 के बजाय 0.924 आ जाए, क्या कहें? 0.924 और ये लेवरेज है, क्या है? कौन से वाले ऑब्जर्वेशन का है? 20. तो अगर किसी ऑब्जर्वेशन का लेवरेज जो है वो 1 के करीब हो, इसका मतलब वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? हाई लेवरेज डेटा पॉइंट। कैसा होगा? अगर वो उसके लिए फिर और भी तरीके हैं। मैंने आपको पहला देखिए, सबसे पहले तो हमने बाय इंस्पेक्शन बताया, याद है आप? इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कभी कभी इंस्पेक्शन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने जो दिखाया वो तो सिर्फ समझाने के लिए वाकई में बहुत दूर दूर दिखाया, लेकिन कभी कभी अगर डेटा पॉइंट उतना दूर ना हो तो कभी कभी बाय इंस्पेक्शन फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो हाई लेवरेज पॉइंट है या नहीं। तो फिर हम उनके लेवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। कौन लेवरेज? जी, डेटा पॉइंट्स के लेवरेज। डेटा पॉइंट की ये लेवरेज कैलकुलेट किया ना, इन्हीं की बात है। डेटा पॉइंट्स की लेवरेज तो हुई। तो सर इनसे पता चल गया ना कि ये इनसे पता, लेकिन अभी आपने क्या कहा 0.5 तो कोई उसूल तो होगा, कोई बेंचमार्क तो होगा जिससे हम क्या करें कि भाई इससे नीचे भाई हम नहीं मानेंगे, इससे ऊपर मानेंगे। आइडियल तो क्या है 0 के करीब या 1 के करीब, लेकिन ये सिचुएशन अगर नहीं आ रही, कुछ डेटा पॉइंट 0.456 आ रहा है, आप 0.4 को क्या करोगे, 0.5 को क्या करोगे, 0.6 को क्या करोगे? 0.99 को तो मान लिया हाई लेवल, 0.0012 को मान लिया मेरी नो लेवल, नो हाई लेवल। लेकिन 0 पॉइंट किसी का लेवरेज ये, जैसे मैंने कहा ये आ गई, ये वैल्यू 0.14 नहीं आती, 0.42 आती। अब 0.42 को आप क्या माने? क्या ये वैल्यू हाई लेवरेज होगी? तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कोई बेंचमार्क होना चाहिए ना जिससे कंपेयर करें। तो वो अभी आपको बताते हैं वो बेंचमार्क क्या होता है और क्या आप डायरेक्ट उस बेंचमार्क पे पहुंचेंगे या कुछ और कैलकुलेशन करेंगे। तो वी सी दैट as we move from the small x values to the x value near the mean, the leverages decreases, and as we move from the x values near the mean to the large x value, the leverages increases again. देखो यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो लेवरेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, 17 से 15, 12, 11, और जब हम मीन पे पहुँचे हैं तो ये डिक्रीज होते होते बहुत कम होगा, फिर दोबारा बढ़ना। लेकिन कम हुआ या बढ़ा, 12 लेवरेज कभी भी आप देखें किसी भी डेटा पॉइंट का लेवरेज 0.2 पे भी नहीं गया। देखें किसी भी डेटा पॉइंट का लेवरेज जो है 0.2 पर भी नहीं गया। ये क्या हो गया? सिस्टम क्रैश हो गया। रीस्टार्ट में हो रहा था। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ मिनी टैब पे रेग्रेशन परफॉर्म करें, डेटा पॉइंट इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके डेटा दे दिए, तो ये मुश्किल काम होगा। सर ये यूज कर देते है किसी मुझे किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर सामान करना नहीं होता। क्योंकि मिनी टैब इतने यूज नहीं किया ना सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं, भाई डेटा पॉइंट हटाने ही तो है सिर्फ, एक बार शामिल करके एक बार जिस पे शक है आपको, आपको लग रहा है कि भाई ये डेटा पॉइंट फिर मेरा नहीं ख्याल है कोई मुश्किल ना हो। सर तो फाइनल के लैब में लेंगे। नहीं फाइनल आपका भाई यार नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं जो पेपर दूंगा उस पेपर के अंदर चीज़ें बहुत सारी मैं कैलकुलेट करके दूंगा। क्योंकि रॉ डेटा से आपके लिए क्या, मैंने रॉ डेटा दे दिए 20 ऑब्जर्वेशन, क्या इंडिया वेज आई कैलकुलेट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है आपके लिए ऐसा है, क्योंकि हेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके डायग्राम को देखें। तो अगर 10 ऑब्जर्वेशन भी दे दिए तो 10/10 का बनेगा। 10/10 में कितने ऑब्जर्वेशन होंगे? 100 एच निकालने पड़ेंगे। चले उनमें से डायगोनल वाले होंगे, लेकिन निकालेंगे तो सारे ही ना पहले आप। तो
तो आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा काफी ये। बहुत स्लो है सिस्टम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये आपके पास लेवरेजेस आ गए। अब हमें उसने बोला ये सारा काम हुआ तीसरे डेटा सेट के साथ। ये वाला जी, अरे यार क्या बात कर रहे हैं, टाइम ये तो 1 घंटा आगे चल रही है भाई। अभी तो 1 ही बजा, हाँ 1 ही बजा, 1 घंटा आगे चल रही है। अच्छा जी, मैं वही बोलूँ, अभी तक हम 2 बज गए, अभी तक टॉपिक दरमियान में आया। अब अच्छा खासा काम हो गया था। मैंने कहा देखिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आज नहीं आई, मैनुअली भी नहीं आई ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। वो जो आई है वो देंगे नहीं आपको, जो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये देखिए अब दोबारा तीसरा डेटा सेट था। अब इसमें आप लेवरेजेस देखें, ये पहले ये देखने डायग्राम है भाई, ये आपको क्या लग रहा है, ये आउटलायर और लेवरेज दोनों लग रहा है। लेवरेज भी दिख रहा है मुझे, आउटलायर तो नहीं लेवरेज दिख रहा है। फिलहाल अगर कह सकते हैं कि मेरा बोला था कि डेटा से आगे नहीं देखते। हाँ, अगर हम इस डेटा यहाँ तक स्कोप ऑफ द मॉडल, अगर मॉडल यहाँ तक एजेंसीज को हटा दिए, आपने अपने पास से ऐड किया, मतलब उसने डेटा यहाँ तक का दिया, डेफिनेटली आउट है। लेकिन अगर डेटा उसने ये भी दिया तो फिर तो डेटा के आगे थोड़ी है। देखिए अगर यहाँ तक एक्स वैल्यू उसने दी है मुझे 9 तक, और फिर मुझसे कोई कहता है, आप कहते हैं मुझे डेटा यहाँ तक का दिया हुआ एक्स 9 तक, लेकिन फिर कोई मुझसे कहता है कि एक्स 14 का बनाए, फिर तो डेफिनेटली आउटलायर। लेकिन अगर डेटा में ये भी मौजूद है तो फिर तो यहाँ तक थोड़ी, फिर तो स्कोप यहाँ तक का है। उस हिसाब से तो ये क्या हो गया, आउटलायर। ट्रेनिंग को फॉलो नहीं कर लेवरेज भी और आउटलायर, सॉरी हाँ लेवरेज आउटलायर, लेवरेज होगा आउटलायर नहीं। ठीक है, हाई लेवरेज आउटलायर नहीं होगा। नहीं ये नहीं होगा, उस वक्त नहीं होगा ना जब यहाँ तक आपको डेटा दिया हो, ये ऑब्जर्वेशन भी दिया हो। अगर ये डेटा यहाँ तक का दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक का, तो डेफिनेटली डेटा जब यहाँ तक का है आपके पास, तो इसके बाद वाला जो होगा वो आपको नहीं पता, स्कोप ऑफ द मॉडल से बाहर निकल गया। लेकिन अगर डेटा उसने ये 14 पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है स्कोप फिर यहाँ तक का तो नहीं है ना, स्कोप तो यहाँ तक का है, और उसमें ये डेटा के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो लाइन बनाएंगे वो लाइन अब यहाँ तक जाएगी तो आगे भी जा सकती है, क्योंकि ये पॉइंट उसने बोला है भाई शामिल नहीं, फिर आउटलायर नहीं है। देखिए उसको अगर डेटा यूँ मान ली ये पॉइंट दिया हुआ है, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो डेटा का स्कोप यहाँ तक का है, यहाँ तक का है, यहाँ तक का है। तो जब आप लाइन बना रहे हैं तो वो लाइन इस ये पॉइंट उसी लाइन को फॉलो कर रहा है, तो फिर आउटलायर थोड़ी हो। लेकिन अगर डेटा यहाँ तक का है फिर तो उसके बारे में बड़ी बातें की जा सकती हैं कि वो पॉइंट शामिल करें नहीं करें, आउटलायर है नहीं, फिर बहुत बात है। अभी फिलहाल ये कि अगर यहाँ तक का डेटा है तो ये आउटलायर नहीं है, लेकिन हाई लेवरेज पर उसकी एक्स वैल्यू तो डेफिनेटली बाकी से बड़ी आ जाएगी। ये देखिए फिर हमने वही 3 पे निकाला, पहली वैल्यू का लेवरेज निकाला, 11वीं का निकाला और 21वीं का निकाला। अब देखिए यहाँ लेवरेजेस जो हैं वो जरा चेंज आ रहा है। पहली वैल्यू का लेवरेज आया, ये दूसरी का आया 0 पॉइंट समथिंग, तीसरी का आया, यहाँ आप लेवरेज देखें 0.3 भी आया, 0.3 भी आया। बास का 0 पॉइंट जो है वो 1 भी है, बास का 0.13 भी है। तो यहाँ लेवरेज जो है वो पहले के मुकाबले में थोड़े चेंज, ठीक है। तो अब ये वो तरीका आ गया जिससे आप पहचान सकेंगे कि डेटा पॉइंट कोई जो है वो हाई लेवरेज है या नहीं है। देखिए भी तरीका ये पेपर में दिया जा सकता है आप, ठीक है। हो सकता है ये सब मैं कैलकुलेट करके दे दूँगा, ये मैं कहूँ भाई एक डेटा है उसमें 21 ऑब्जर्वेशन है, ये उनके लेवरेज है, सही। तो ये पहला वाला क्या हुआ H11, ये क्या होगा 22, 1 2 नहीं 22, क्योंकि ये लेवरेज डायगोनल है, डायगोनल वाला, ठीक है।
अब आ जाएगा कि तरीका, कॉन्क्रीट तरीका कैसे पता चलता है। वो कहता है भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, the great thing about leverages is that they can help us identify X values that are extreme and therefore potentially influential on our valuation analysis. How? Well, all we need to do is determine when a leverage value should be considered large. यही कहा था ना आपने, तब हम कहेंगे ना, हमने तो कहा था बेहतर है कि 1, लेकिन 0.6 पे क्या करेंगे, क्या वो लार्ज या नहीं? तो उसके लिए तरीका क्या है? A common rule is to flag any observation whose leverage value HII is more than 3 times larger than the mean leverage value. इस बात को पढ़िए, इसमें 2 बातें। भाई ये तो पता है आपको, ये पता है। जैसे मैं कह रहा हूँ यार बताओ सेकंड ऑब्जर्वेशन लेवरेज है या नहीं, तो सेकंड के पहले आप लेवरेज वैल्यू बताओ क्या है, कितनी है भाई? 0.1 जरा ध्यान में रखिएगा 0.139, सही, ये H22 है। अब मुझे देखना है कि सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है, सेकंड ऑब्जर्वेशन वो डेटा में सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है क्या उसकी एक्स वैल्यू हाई एवरेज है, एक्सट्रीम है या नहीं है। उसका तरीका ये है कि अब मैं यहाँ से फंस गया कि क्या करूँ, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, पहले इन सब का मीन निकालता हूँ। इन सब का क्या निकालता हूँ? मीन निकालने का एक तरीका ये, इन सबको ऐड करूँ, एक तरीका तो ये, ठीक है, यानी ये रहा, सारे लेवरेजेस को मैं ऐड करूँ जितने उससे। लेकिन एक अच्छा आसान तरीका ये है कि अगर आपको याद हो तो पीछे के स्टेटमेंट में आया था कि सारे लेवरेजेस को जब ऐड करेंगे आप, अगर मैं दिखा सकूँ शायद आपने देखा था कहीं, वो मिलना पत्नी मिल पाया मैं वो सेंटेंस कहीं लिखा हुआ आपने देखा था ना, ये पीछे ये the sum of all HI equals वही, इसका मतलब ये जो वाली बात है sum of HI, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? P। तो P तो पता होगा ना, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स पता होंगे। अगर 2 वेरिएबल है तो पैरामीटर 3 होंगे, 4 वेरिएबल है तो पैरामीटर, याद रखना P अलग है N अलग है। मैंने देखा है बच्चों को P और N में कंफ्यूजन, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, N नंबर ऑफ, जैसे 21 ऑब्जर्वेशन है 21, तो N 21 है, P नंबर ऑफ पैरामीटर। अगर एक ही वेरिएबल है तो पैरामीटर कितने होंगे? 2। इस वक्त हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, x लिया हमने, x1 x2 x3 नहीं लिया, डेटा भी दिखाया था आपको मैं। तो आप इसे कैलकुलेट करें, क्या आ गया? h बार, क्या आ गया? अब जिस भी डेटा पॉइंट पे शक है आपको कि क्या वो हाई लेवरेज है, तो उस डेटा पॉइंट का लेवरेज देखिए और उसे कंपेयर करिए इसके 3 टाइम्स से, इसके 3 टाइम्स, इसके भाई 3 टाइम्स। तो h बार जो आपने निकाला, यानी इस मिसाल में जो हमने मिसाल ली है, p था 2 और n था 21, तो 2 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय क्या करने, 3 करने। अगर तो वो जो आपका डेटा पॉइंट इस पे आपको शक है कि क्या वो हाई लेवरेज है, अगर उस डेटा पॉइंट का लेवरेज जो है वो इस वैल्यू से ग्रेटर आता है, इस वैल्यू से, तो फिर वो डेटा पॉइंट हाई लेवरेज पॉइंट क्या होगा? हाई लेवरेज पॉइंट। तो फर्ज कर लें कि मुझे इस पे शक है, इस वाले पे कि यार ये, तो जरा मुझे बताएं, मुझे इस पे शक है सेकंड पॉइंट हाई लेवरेज है, तो मैं इसकी H22 हाई, क्या वैल्यू इसकी? 0.139। अब मैं देखूंगा क्या 0.139 3 टाइम्स ऑफ दिस से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो फिर वो पॉइंट लेवरेज होगा, हाई लेवरेज होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। बास सॉफ्टवेयर, बोर्ड पे देखें, बास सॉफ्टवेयर 3 से कंपेयर करते हैं, बास 2 से करते हैं। तो हम किससे करेंगे? आप जो मैं बताऊँ और नहीं बताऊँगा तो फिर 3 से करें। अच्छा सवाल, बाय डिफॉल्ट 3 से होगा, लेकिन आप 2 से भी कर सकते। ठीक है। अब मिनी टैब जो है उसे अगर कोई डेटा पॉइंट हाई लेवरेज मिलता है, बोर्ड पे देखें, आप स्क्रीन पे देखें, आप लोग देख रहे हैं, अगर उसे कोई ऑब्जर्वेशन हाई लेवरेज मिलता है तो वो हाई लेवरेज लिखने के बजाय लिखता है अनयूजुअल एक्स, और मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका एक्स जो है वो क्या है? अनयूजुअल। हाई लेवरेज में एक्स ही तो अनयूजुअल होता है। ठीक है।
Although it would perhaps be more helpful if Minitab reported X denotes an observation whose X value gives it potentially large influence, or X denotes an observation whose X value gives it large influence. वो कहता है ये लिखते तो और बेहतर होता, ठीक है? As with many statistical rules of thumb, not everyone agrees about this. कुछ इस पे करते हैं, चॉइस से करते हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो बेहतर ये कि दोनों से करके देखें, इससे भी ज़्यादा हो, इससे भी ज़्यादा हो, तब होगा लेवरेज। इससे भी ग्रेटर है और इससे भी, दोनों से ग्रेटर है तो मान लें लेवरेज। अगर 3 से ज़्यादा ग्रेटर तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा ग्रेटर होगा। हाँ, वो भी आपने देखना होगा, ठीक है? तो सही बात है, 3 से ग्रेटर है, 2 से ऑब्वियसली ग्रेटर है, इसीलिए 3 को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है? अब वो कह रहा है कि भाई ये आपके पास है, ये देखिए डेटा उसने थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाया कि ऑब्जर्वेशन कितने हैं, पी कितना है, 2 तो 3 पी ओवर एन, ठीक है? इसमें पी ओवर एन क्या है, एच बार, सिर्फ पी ओवर एन क्या है, एच बार है, तो 3 इंटू 2 ये क्या है 0.28। अब देखें इससे जो जो ग्रेटर होगा वो हाई लेवरेज होगा, जो इससे लेस होगा वो हाई लेवरेज नहीं होगा। अब टेबल में जाके देख लें कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला 0.358 मेरे ख्याल से सिर्फ ये वाला जो है 0.3, बस ये वाला क्या है हाई लेवरेज यानी अनयूजुअल एक्स, ठीक है? ये देखिए ये मिनीटैब देगा, वो 21 ऑब्जर्वेशन के आगे उसने क्या लिख दिया, एक्स। ये एक्स क्रॉस नहीं है, ये एक्स बता रहा है कि यहाँ वो कह रहा है ये एक्स क्या है, अनयूजुअल, ये हाई लेवरेज डेटा पर। ये जो 21st ऑब्जर्वेशन था ना, 21 ऑब्जर्वेशन ये वाला, जिसको अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, नहीं 3 में था ना ये, 3 में था 20, ये देखिए बाकी के एक्स वैसे भी देखें तो 0.1 कहाँ तक गए, 9 तक, और यहाँ कहाँ गया 14। तो इसका एक्स जो है वो बता रहा है 21st ऑब्जर्वेशन जो है, अब यहाँ तो एक ही था ना, एक ही दिया, जितने होंगे सबको दे देगा भाई। अगर फॉर एग्जांपल ये 13 जो होता है ये वाला ऑब्जर्वेशन, इसका ये 5.9 नहीं होता, 15.9 है, इसको भी शो कर टेबल में, ये भी भैया अनयूजुअल एक्स है, ठीक है? तो अब अगर मुझे बताइए, मैं अगर आपको ये सारे लेवरेजेस दे दूँ पेपर में, सबके किसी भी डेटा के सारे लेवरेजेस दे दूँ, खुद दे दूँ, और आपसे फिर इतना मुझे बताओ कि कौन कौन सा इनमें से अनयूजुअल एक्स है, हाई लेवरेज, बता दो ना। मतलब सर एक्स की वैल्यूज है, आपने कैलकुलेट उसके लेवरेजेस भी खुद कैलकुलेट कर दिया, हमें बस ये बताना है कि वो लेवरेज है कि नहीं। जी, मैंने आपको लेवरेजेस सबके दे दिए, लेकिन ये देखना है कि उन लेवरेजेस की बुनियाद पर कौन सा वाला डेटा पॉइंट हाई लेवरेज रखता है। चलिए अगर आप बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मैं आपको 20-25 दूंगा, 20-25 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सर मेन ही निकालना मैं एक ही दे दूँगा सर मेन निकाल के कंपेयर भाई। पहले आप मीन निकाल देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो वो देखिए ये चीज़ तो बहुत आसान है। देखिए ये मेरी बात पकड़ ली, आप नहीं पकड़ पाए। ये कह रहे हैं बस सर एक बार ये कैलकुलेट करेंगे, एक बार ये कोई नंबर आएगा ना, एक भाई ये कोई नंबर आएगा ना, जी सर। बस इस नंबर से देख ले टेबल में, जब जाके कौन सा बड़ा जो बड़ा होगा वो वाला वो खत्म। कंपेयर करना है आपने, ठीक, और कुछ थोड़ी करना होगा, ठीक। ये जैसे ये आ गया 0.26, अब इस नंबर को आप उधर जाके वो जो आपको लेवरेज दिए हुए थे ये देखने के ना कि कौन कौन सा 0.26 से बड़ा है। ये नहीं है, छोड़ दे, 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 नहीं है, कहाँ है? जहाँ मिलेगा 2-3 ही मिलेंगे ना, सारे थोड़ी दे दूंगा है। जहाँ मिलेगा लिख दीजिएगा उसको जाके, ये वाला डेटा पॉइंट में क्या है, डेटा पॉइंट, ठीक है। लेकिन 3 से करिएगा, याद रखता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया उसमें। A word of caution, remember a data point has large influence only if it affects the estimated regression function. क्या बोला उसने? High leverage does not mean कि वो influential भी है। Influential तब होगा जब वो influence करे। हो सकता है ये data point high leverage तो है, ये तो बात मान ली। हो सकता है ये influential ना हो, लेकिन अगर ये influential है, यानी influence कर रहा है regression को कहीं भी, regression line बहुत अलग निकाल रहा है, या रिस्पॉन्स बहुत अलग निकाल रहा है, या स्लोप एस्टिमेट्स जो है वो कुछ और आ रहा है, तो फिर ठीक है। As we know from our investigation of this data set in the previous section, the red data point does not affect the estimated regression function
all that much. Leverages only consider the extremeness of the X stylus, but a high leverage observation may or may not actually be influential. सही है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हाई लेवरेज डज नॉट गारंटी कि वो डेफिनेटली जो है वो इन्फ्लुएंशियल होगा, मे बी और मे नॉट। तो उसके लिए फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये फिर आपके पास चौथा डेटा सेट था, इसमें ये पॉइंट आप बताएंगे क्या हो, एक ये दिया हुआ पॉइंट हाई लेवरेज भी है और आउटलायर भी। आउटलायर भी, ठीक है भाई। तो अब इसका हमने वही निकाला, इससे कंपेयर किया हमने, जब इससे कंपेयर किया तो अब देखिए x लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका ये 0.286 से उसके जब लेवरेज देखे हमने तो इसका लेवरेज आया था 0.311, कितना आया था 0.31 इस वाले ऑब्जर्वेशन में, इस वाले में 0.311 आया, ठीक है। तो क्या ख्याल है 0.311 इससे ग्रेटर है तो फिर लेवरेज हाई लेवरेज, तो क्या लिखा हुआ आ गया x, बिल्कुल सही आपने देखा आगे r के लिखा हुआ, ये अभी बताते हैं कोई जगह यहाँ, ठीक है भाई। तो पहले ये तो बात लिखा है भाई, ये एक हाई लेवरेज डेटा पॉइंट। In this case, we know from our previous investigation that the red data point does indeed highly influence the estimated deviation function. याद है आपको? Deviation equation बिल्कुल क्या हो गई थी, टिल्ड हो गई थी उसकी जगह, टिल्ड, तो वो इन्फ्लुएंशियल भी था। For reporting purposes, जब रिसर्च पेपर में आप ऐसा कर रहे हो, it would therefore be advisable to analyze the data twice, once with and once। जब कभी भी आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, चाहे वो हाई लेवरेज डेटा पॉइंट हो, चाहे वो आउटलायर हो, अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो बेहतर है कि उसकी दो एनालिसिस करें, एक बार उसको शामिल करके एक बार उसको हटा, एक बार इंक्लूड करके एक बार एक्सक्लूड, और दोनों जी जी इसका पता ही तब चलेगा जब एक बार एक्सक्लूड करेंगे और एक बार, हाँ, लेकिन रिपोर्ट भी करें, वो कह रहा है ना, ऐसा पता चल गया लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं करा, डॉक्यूमेंट भी तो करना है ना भाई, आपने देख लिया करके, अब आपको पता चल गया सारा पता चल गया, लेकिन हमें रिपोर्ट ही नहीं करना, हमें रिपोर्ट सिर्फ एक चीज़ करना है। तो कह रहे नहीं, रिपोर्ट दोनों चीज़ें करेंगे, दोनों चीज़ें, दोनों साइड सिखाएंगे। देखो मैं इसे शामिल कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, हटा रहा हूँ तो ये हो रहा है, अब आप सोचिए क्या करना है जी। सर हम दो ग्राफ दिखाए थे, उसमें एक ग्राफ में जो हाई लेवरेज पॉइंट था उससे ग्राफ बहुत ज़्यादा डिप हो गया तो पता चला था इन्फ्लुएंशियल है, हाँ, लेकिन ग्राफ था जिसमें आउटलायर था, लेकिन उसमें ग्राफ बहुत वहाँ पे हम कहेंगे वो भाई आउटलायर है लेकिन इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, सर लेकिन वो लाइन थोड़ी बहुत चेंज हो रही थी, वो अगेन थोड़ी बहुत से क्या बोल, वो जब भी तो ये सर निकाला तो स्टैंडर्ड है कि मतलब इतना होगा तो फिर इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। अब इन्फ्लुएंशियल के लिए भी आएगा ना आगे तो जाने तो, जिस तरह भी हाई लेवरेज की एक कॉन्क्रीट हमने कैलकुलेशन देख ली ना, अब तो हमारे पास एक टूल आ गया कि भाई इतना इतना होगा तो हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। उसी तरह अभी आगे तो पढ़ लेते हैं, जो आर लिखा हुआ आया है किसी वजह से आया, ये इन्फ्लुएंशियल भी अभी बताया तो आर लिखा हुआ आ रहा है, मिनी बार देता है उसका मतलब इन्फ्लुएंशियल भी अब, लेकिन मिनी टैब ने भी जो पीछे कुछ कैलकुलेट क्या क्या होगा ना, जैसे एक्स लिखा तो पीछे कैलकुलेट मिनी टैब ने क्या किया, वो लेवरेज है, लेवरेज देख निकाला, सुनिएगा तो आर का मैंने आप बता दिया, आर लिख के आने का मतलब इन्फ्लुएंशियल। अब इन्फ्लुएंशियल के लिए भी उसने कुछ कैलकुलेशन जो आगे बताया था ना, डिफेट्स कुक्स, अभी कहाँ पहुँचे वहाँ तक, ठीक है वहाँ तक जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। अब ये कुछ important बातें, there is such an important distinction between a data point that is a high leverage and one that has high influence that it is worth saying it one more time. The leverage merely quantifies the potential for a data point to exert a strong influence on the regression analysis. The leverage depends only on the predictor values. Whether the data point is influential or not also depend on the observed value of the response part. ठीक है, अब वो कह रहा है भाई हाई लेवरेज तो पहचान लिया, आगे कुछ ये भी तो पहचानना आउटलायर है या नहीं। भाई लेवरेज के लिए भी एक तो बायस क्वेश्चन देखा है जिसका एक्स बहुत दूर हो, लेकिन हमने देखा बाज़ जगहों पे हम नहीं देख पा रहे, तो फिर हमने उसके लिए ये तरीका निकाला कि एच आई आई शुड बी ग्रेटर देन 3p/n, जिस जो क्वालिफाई कर जाएगा वो हाई लेवरेज होगा। उसी तरह आउटलायर में हमने कहा जिसका रिस्पॉन्स बहुत अलग है, लेकिन कभी कभी बायस क्वेश्चन पता बड़ा क्लोज मामला होता है, तो फिर उसका भी कोई उसूल कोई रूल होना चाहिए, कोई कॉन्क्रीट तरीका होना चाहिए। तो आप उसके देखेंगे बहुत सारे उसने बताया है, कुछ जगहों पे हम रेजिडुअल निकाल के करते हैं, कुछ जगहों पर हम जैसे नाइस रेजिडुअल निकाल के करते हैं, कुछ जगहों पर हम कुछ और काम करते हैं। तो
ये देखिए वाई आई माइनस वाई आई कैप, याद आ रहा है आपको ये कुछ? जब रेग्रेशन लाइन हम एस्टिमेट कर लेते हैं तो उससे हम क्या लेते हैं? प्रेडिक्शन। एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या देती है हमें? रेजिडुअल। क्या देती है हमें? इस रेजिडुअल को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो आपका डेटा पॉइंट है क्या वो आउटलायर है या नहीं, इसको ले इस रेजिडुअल। तो अगर आपके पास 50 डेटा पॉइंट्स हैं तो रेजिडुअल कितने आएंगे? 50। क्योंकि 50 वाई होंगे, 50 प्रेडिक्शन होंगे, तो वाई माइनस वाई क्या आपके पास रेजिडुअल आते चले जाएंगे। अब रेजिडुअल से कैसे आप पता लगाते हैं? तो उसने बोला पहले आप सपोज कर लें छोटी एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 4। ये उनके एक्चुअल एक्स हैं, ये उनके एक्चुअल वाई हैं, और ये उनके वाई कैप हैं, और ये उनके रेजिडुअल हैं। थोड़ा सा टेबल जो है वो सही नहीं बना हुआ, बार जब मैं इसको आपको भेजूँगा तो ठीक करके भेजूँगा ताकि आपको ये वाई कैप, ये वाई कैप है, ये वाई है, और ये आपके पास क्या आ रहा है? रेजिडुअल। ठीक है, तो वो आपसे क्या कह रहा है कि -0.2 है, क्योंकि वाई ओरिजिनल है 2 और वाई कैप है 2.2। थोड़ा सा देखें, पढ़ने में दुश्वारी होगी, मैं इसलिए आपका साथ दे रहा हूँ। वाई है 2 और वाई कैप है 2.2, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? -0.2। वाई हैगा 5 और वाई कैप हैगा 4.4, तो 5 माइनस 4.4, 0.6। वाई हैगा 6 और वाई कैप हैगा 6.6। तो यार ये रेजिडुअल आपके पास आ रहा है। ठीक है भाई, अब इन रेजिडुअल से हमें कैसे अंदाज़ा होगा, क्या हम ऐसा करेंगे? एक तो तरीका उसका जो शायद यहाँ लिखा हुआ है मैं आपको बताया था, जिस रेजिडुअल की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू, वो आउटलायर। वो पॉइंट क्या होगा? आउटलायर। एक तरीका सर ये आउटलायर का जी, आउटलायर का देखा आउटलायर बिल्कुल आउटलायर। आप रेजिडुअल जो है वो आउटलायर के बारे में बताया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें किसी भी रेजिडुअल की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 3 से बड़ी नहीं है, 3 से बड़ी नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि 0.6 भाई ये हमारे है। पास इनमें से कोई भी आउटलायर नहीं है। एक तरीका ये। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं पहले इसको पढ़ लें। द कॉलम फील्ड्स कंटेन द प्रेडिक्टेड व्हाइल द कॉलम लेबल्ड RESI, इसका मतलब रेजिडुअल है। पहला रेजिडुअल इतना आया है, ठीक है, किसमें से किसको माइनस किया आपको पता है। As you know, the major problem with ordinary residual is that their magnitude depends on the units of measurement, thereby making it difficult to use the residual as a way of detecting unusual pi values. We can eliminate the units of measurement by dividing the residual by an estimate of their standard deviation, thereby obtaining what are known as studentized residual or internally studentized residual, which we can call standardized residual. ये आपने स्टेप्स में बहुत पढ़ा होगा, अगर एक कोर्स भी पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा। क्या मतलब? मैंने इसलिए जल्दी नहीं पढ़ा इसको भाई। मिसाल के तौर पे आप एक डेटा ले रहे हैं जिसमें आप मोबाइल बैटरीज का डेटा ले रहे हैं, मोबाइल बैटरीज। अब वो डेटा क्या होगा? छोटे नंबर्स में होगा। और दूसरी जगह आप ले रहे हैं GDP का डेटा। किसका डेटा ले रहे हैं? और वो एक्चुअल फिगर्स ले रहे हैं, एक्चुअल फिगर्स। यानी जब आप लिख रहे हैं जब पाकिस्तान की GDP कितनी थी पिछले 10 सालों में, तो 2013 में GDP पाकिस्तान की जो भी थी 4,0,4,2,3,0,0,0,4,2,5,1 ऐसे कुछ लिखती है PTR, ऐसी अगले वाली लिखती है। जबकि दूसरी तरफ डेटा कौन सा है आपके पास? वो आपके पास जो है वो वोल्टेज है बैटरीज के मोबाइल में, वो क्या होगा? 4.5, 4.6, 3.5 ऐसा कुछ। तो मुझे बताइए यहाँ जब आप मॉडल बनाएंगे, प्रेडिक्शन लेंगे, तो यहाँ जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएंगे उसमें जो डिफरेंस आएगा वो इनके हिसाब से आएगा। वो डिफरेंस भी लाखों में आएगा। डिफरेंस किस में आएगा? और यहाँ इनके हिसाब से आएगा। यहाँ डिफरेंस लाखों में क्या हज़ारों में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि कैसे रेजिडुअल को हम 3 से, तो इसलिए कहते हैं जब भी 3 से कंपेयर करें तो वो स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल होना चाहिए। कौन सा? स्टैंडर्डाइज। ये तो स्टैंडर्डाइज नहीं है, यहाँ तो आपको पता है यूनिट मैटर करेगी, तो इसको पहले स्टैंडर्डाइज करो। अब रेजिडुअल जी 2 की पावर 2 × 10 की पावर उसमें करना है। नहीं,
स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि आपने कभी किसी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज नहीं किया? Z टेबल जब देखते थे x को z में कन्वर्ट करते थे, वो क्या होता था? x में से उसका मीन माइनस उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड। यही काम करें ना रेजिडुअल्स को, ये जो रेजिडुअल्स आ रहे हैं इनको स्टैंडर्डाइज करने का क्या मतलब है? जो भी स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल का मतलब क्या है? जो रेजिडुअल आया है उसको माइनस करें उसकी मीन वैल्यू में, उसको डिवाइड करें उसके स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेजिडुअल्स क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्डाइज, यूनिट क्या हो जाएगी? खत्म। चूंकि अगर ये रेजिडुअल जो है फॉर एग्जांपल ये जीडी की जॉब पीकेआर में था, तो इसका मीन भी किसमें होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसमें होगा? तो पीकेआर से पीकेआर कैंसिल। सिमिलरली अगर बैटरी का था तो अगर ओरिजिनल डेटा वोल्ट में तो रेजिडुअल भी किसमें होगा? वोल्ट में। मीन भी किसमें होगा? वोल्ट में। स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसमें होगा? वोल्ट में। वोल्ट से वोल्ट भी क्या हो गया? कैसे? आपको क्या मिलेंगे? सिर्फ ओरिजिनल से सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? नंबर्स मिलेंगे, यूनिट लेस नंबर्स मिलेंगे। ये नंबर जो होंगे ये स्टैंडर्डाइज होंगे, तो इनको आप कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये कैसे करेंगे आप बताना। आर डिफाइंड फॉर ईच ऑब्जर्वेशन I equals to 1 to n as an ordinary residual divided by an estimate of its standard deviation। आप कहेंगे सर आपने तो दो बातें बताई कि मीन में से माइनस करें और स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या करें? डिवाइड। यहाँ तो एक ही बात लिखी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या करें? डिवाइड। मीन में से माइनस। माइनस हो। रेजिडुअल का मीन हमेशा जीरो होता है। रेजिडुअल का मीन हमेशा जीरो। तो यही तो बताया था yi माइनस yi कैप रेजिडुअल होता है। इसमें बास पॉजिटिव आते हैं, बास नेगेटिव। सम इनका हमेशा क्या होगा? सही है। सम जीरो होगा तो डिवाइड बाय एनीथिंग वो भी क्या होगा? जीरो। इसलिए तो हम इसका स्क्वायर करते थे लीस्ट स्क्वायर मेथड में, जी सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मीन आप निकालेंगे, मीन हमेशा रेजिडुअल का क्या होगा? जीरो। तो जीरो माइनस करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो हटा दें, डायरेक्ट रेजिडुअल को डिवाइड करवा दें किससे? उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आप उसको डिवाइड करवा देते हैं तो आपके पास क्या होगा? जरा देखिएगा, ये आ रहे हैं अब आपके पास, ये x है, ये y है, ये y गैप है, ये रेजिडुअल है, ये उनके लेवरेजेस हैं, और ये स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल क्या है? स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जैसे वो कह रहा है पहला स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल वो -0.5773 बल्कि यहाँ कुछ चीज़ मिसिंग करना है। अच्छा ठीक है, -0.2 और ठीक हाँ ये आगे वाली बात जो आपको बता रहे थे। An observation with an internally studentized residual that is larger than 3 in absolute value। क्या कहा था आपसे? जिसका भी स्टैंडर्ड एरर 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर हो क्या कहलाएगा? आउटलायर कहलाएगा। तो पिछली बार जो आए थे ये इधर देखिए, ये जरा गौर से देखिए, इनमें से कौन 3 से बड़ा है? कोई भी नहीं है। इसका मतलब कोई भी कोई आउटलायर। कौन से रेजिडुअल से हमेशा कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्डाइज। जब 3 से कंपेयर करना हो तो कौन सा रेजिडुअल लेंगे आप? स्टैंडर्डाइज। अदरवाइज नॉर्मल रेजिडुअल लेंगे तो वो तो बाज़ का 3 से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है, रिकॉल दैट मिनी टैप फ्लैग एनी ऑब्जर्वेशन विद इंटरनली दैट। अच्छा मिनी टैप किसमें करता है? वो 2 से कंपेयर करता है। किससे करवाता है? 2 से कंपेयर। तो 12 लेकिन ज़्यादातर 3 से करते हैं। The key here is not to take the cuts of either 2 or 3 too literally. Instead, treat them simply as red warning flags to investigate the data points further। मतलब वो कह रहे हैं 2 से करें 3 से करें, मकसद ये है कि लोगों को एक वार्न करें कि भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखो इसको, इसकी फिक्र करो आप, ठीक है। ये पॉइंट ये एक बार फिर हम कहाँ आ रहे हैं? डेटा 2 की तरफ। कैसा था ये वाला पॉइंट? हाँ ना, हमारी इंस्पेक्शन के लिए अब देखते हैं जरा, अब कैलकुलेशन से देखते हैं। हाँ मिनी टैप ने क्या दिया है? क्यों? क्योंकि इसका जो स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल है वो कितना आ रहा है? Which is greater than 3। ठीक है भाई। अच्छा सर ऊपर एक बात पूछो जी, ये
सर क्या ये 3 रेसिडुअल जो है वो 3 पॉइंट रेजिडुअल नहीं, रेजिडुअल तो 16.89 आया, लेकिन स्टैंडर्डाइज कितना आया? 3.6 स्टैंडर्डाइज अगर 3 से ग्रेटर है तो ये ऑब्जर्वेशन क्या होगा? आउटलायर। और आउटलायर के लिए वो आर फ्लैग करता है, आर। सर वो जो ऊपर जो था जो हम लोग हाई लेवल कर उसमें RX लिख लेते हैं आर एक्स नहीं, एक्स अलग था, आर अलग। एक्स होता है हाई लेवरेज के लिए, आर होता है आउटलायर के लिए, लेकिन बाद डेटा पॉइंट ऐसे होते हैं जो हाई लेवरेज भी होते हैं और आउटलायर तो फिर एक्स भी आएगा और आर भी आएगा। आर का फैसला जी वो सर वो जो ऊपर दोनों था ना, वो वो दोनों था। अगर आपने देखा हो तो ये दोनों था। पता नहीं कहाँ चला गया सर ऊपर था ये बात, ये दोनों था भाई। आप इसको जाके देख लें, दोनों देख लीजिए। ये क्या आ रहा है? मतलब 3 से ग्रेटर है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे ना बार बार कहना हो तो ये आउटलायर भी। और इसका जो हमारे पास वो आया था लेवरेज जो आया था वो क्या आया था 0.311 और वो 0.286 से ऑब्वियसली क्या है ग्रेटर है, तो ये हाई लेवरेज भी है। तो हाई लेवरेज भी है और आउटलायर भी है। तो हमने देखे बाय इंस्पेक्शन भी सीख लिया कि लेवरेज कैसे देखा जाएगा, हाई लेवरेज पॉइंट। हमने बाय इंस्पेक्शन देख लिया कि आउटलायर कैसे देखा जाएगा, और हमने इन दोनों को कैलकुलेशन से भी देख लिया। हाई लेवरेज डेटा पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? उस डेटा पॉइंट का जो लेवरेज है वो 3h बार से ज़्यादा होना चाहिए, 3 into h बार से, और h बार मतलब पी ओवर है, ठीक है। और आउटलायर के लिए क्या होना चाहिए? उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का जो एब्सोल्यूट एरर है वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए, एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइज्ड एरर, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमने देख लिया। वो आप वाला यकीनन सवाल ये देखा, अभी हमने देखा कि ये देखो 3.68 है। अब ये उन्होंने बताया हुआ है कि देखो भैया ये आउटलायर था, अगर हम इसको शामिल करके करते हैं तो ये इक्वेशन आ रही है और 97.32% आ रहा है रिजल्ट। और अगर इसको हटा के करते हैं तो 91 है और ये हमारे पास 2.96 समथिंग ये आ रहा है। अब ये एक और मेथड है, मैं इसको नहीं करा रहा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, डिलीटेड रेजिडुअल्स, इसके जरिए भी आउटलायर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। पढ़िएगा, सादा सा मिनट है, ये भी दे देता है आपको, ठीक है। देखिए ये पॉइंट कैसा है आपके ख्याल से? कैसा पॉइंट है? हाई लेवल हाई लेवरेज है और ये आउटलायर है। चलिए पता नहीं, अभी बाय इंस्पेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख, मुझे तो दिख रहा है। आउटलायर कैसे? आउटलायर नहीं, क्या डेटा के पैटर्न को फॉलो कर रहा है? सर लेकिन आपने बोला ना कि वो बाय के एक्सट्रीम में भी तो होना चाहिए ना। तो डेटा के पैटर्न को भी तो फॉलो ना करें, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा ना, डेटा के पैटर्न को तो फॉलो नहीं करते। ये डेटा का पैटर्न अगर ये वाला है तो ये वाला, अब एक बार आपने इस पॉइंट को हटाया तो ये लाइन आ रही है, और जब शामिल किया तो ये लाइन आ रही है। अब सोचिए अगर आप इसे हटाते हैं और आप देखते हैं 6 पे मेरा क्या होगा, y, तो 6 से आप ये वाली लाइन लेंगे, ये रहा y, कितना y आ रहा है? तकरीबन 10। और अगर आप इसे हटाते हैं तो आपकी रिग्रेशन लाइन में ये नहीं है, तो ये आप, और यहाँ 6 के ऊपर कितना आ रहा है? बहुत इफेक्ट आया नहीं आया? जी सर। अब ये आउटलायर कैसा है, ये लेवरेज पॉइंट कैसा है? Influential। ये इन्फ्लुएंशियल भी आप देखें ना सर कितना तो ये वाला influence पॉइंट हाई लेवल भी और आउटलायर भी है। क्योंकि डेटा पैटर्न को अगर आप देखें लाइंस के हिसाब से हाँ तो नहीं है, लेकिन हाई लेवरेज है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। चलिए आउटलायर को भी हटा, हाई लेवरेज है और इन्फ्लुएंशियल भी आ गया, हाँ, इन्फ्लुएंशियल भी आ गया, ठीक है। हम उस तरफ भी जा रहे हैं। ये उसने दिखा दिया कि अगर हम इस पॉइंट को, इसको नंबर उसमें शायद नंबर 4 का है शायद 1 2 3 4 जी, तो कह रहा है अगर इसको हटाकर इसको शामिल करके रेगुलेशन करते हैं तो ये आ रही है, हटाकर करते हैं तो कुछ और आएगी, और 10 के ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास आ रही है, और एरर क्या आ रहा है? -14 आ रहा है। बाहर ये कुछ चीज़ें जो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन अब आएंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, क्लास के एंड की तरफ जा रहे हैं। ये लेवरेज पॉइंट बाय इंस्पेक्शन पहचान लेंगे, जी सर। कैलकुलेशन बेस पे पहचान लेंगे, जी सर। आउटलायर बाय इंस्पेक्शन पहचान लेंगे, कैलकुलेशन से पहचान लेंगे, पहचान। चले दोबारा समराइज कर, दोबारा से
लेवरेज क्या होता है? ऐसा डेटा पॉइंट जिसकी एक्स वैल्यू जो है वो अनयूजुअल, अनयूजुअल हो जी सर। और आउटलायर क्या होता है? ऐसा डेटा पॉइंट जिसकी वाई वैल्यू जो है वो रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट को फॉलो ना करे। हाई लेवरेज डेटा पॉइंट को अगर आप मैथमेटिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उस डेटा पॉइंट के लेवरेज को कंपेयर करेंगे 3 टाइम्स ऑफ एच बार। अगर वो लेवरेज 3 टाइम्स ऑफ एच बार से ज़्यादा आ गया तो वो अनयूजुअल डेटा पॉइंट होगा, यानी हाई लेवरेज डेटा पॉइंट होगा, एक्सट्रीम एक्स वैल्यू रख रहा होगा। और आउटलायर कैसे पहचानेंगे आप? कैलकुलेशन की बेस के ऊपर, ठीक है। अब वही आप वाला सवाल कि सर इन्फ्लुएंशियल है, कोई इसका तरीका नहीं है हमारे पास, मतलब हम ये करके ही देखें रेगुलेशन, पहले हम विदाउट वो डेटा पॉइंट करें, फिर विद डेटा पॉइंट करें और फिर देखें किसी स्टेज पे डिफरेंस आ रहा है, ये करना ही पड़ेगा हमें। ये करे बगैर भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई पॉइंट इन्फ्लुएंशियल है या नहीं। जी हाँ, ये आप पता लगा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको डिफरेंट इन फिट, दूसरा देखते हैं हम पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते। तो डिफरेंट इन फिट्स जो है ये ज़रा देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। द बेसिक आइडिया बिहाइंड ईच ऑफ these measure is the same, namely to delete the observation one at a time, each time refitting the regression model of the remaining n minus 1 observations. Then we compare the result using all n observation to the result with the ith observation related to see how much influence the observation has on the analysis. Analyzed as such, we are able to assess the potential impact each data point has on the regression analysis. मुश्किल बातें हैं भाई, पहले मैं आपको आसान करके दिखा देता हूँ चीज़ें, ताकि कुछ लिख पाऊँगा। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखे, कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। जी, हो सकता है मैं आपको